हेलो साथियों। आज हमारा आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख मंदिर के ऊपर आपकी क्लास रहनी, क्योंकि कल हम आपके स्थापत्य कला पढ़ रहे थे तो स्थापत्य कला में पहला चैप्टर आपका दुर्ग हो गया। उसके बाद में स्थापत्य कला में दूसरा चैप्टर आपके प्रमुख बावड़ियां हो गई और अब स्थापत्य कला में तीसरा चैप्टर है आपके प्रमुख मंदिर। तो आज हमें आपका अध्ययन करना है कि राजस्थान में कौन कौन से आपके प्रमुख मंदिर है, कौन कौन सी परीक्षा में प्रमुख मंदिर आ सकते हैं। या आपने बिया तो एक राजस्थान में कहावत चला था रे कि बैठे बैठे भूमियो है, राजस्थान के कण कण में आपके देवता रमन थे। पर हमें आपके परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन करें। जब आप मंदिर पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जैसे ही मंदिर का नाम आता है तो एक आपकी छवि बन जाती है कि हाँ, हमारा मंदिर कि अर्थात आपके देवता का निवास स्थल। पर मंदिरों को पढ़ने में हमें एक चीज की और ध्यान करना होगा कि मंदिर बनाए कैसे जाते। राजस्थान में मंदिरों की प्रमुख निर्माण करने की शैलियां कौन कौन सी शैली में आपके मंदिरों को बनाया जाता है। तो याद रखना, मंदिर निर्माण में मुख्य रूप से तीन शैलियां हैं। आप मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं आपके, तो मंदिर निर्माण की आपके तीन शैलियां हैं। तीन शैलियां फिर वो कौन सी है? तो जब हम तीन शैलियों के बारे में पढ़ते हैं तो आपने नाम सुना होगा नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। प्रमुख रूप से मंदिर बनाने की, मंदिर के निर्माण करने की तीन शैलियां कौन कौन सी? तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो पहले हम इन बातों पर आपकी थोड़ी सी चर्चा करें। क्या चर्चा करनी है हमें कि मंदिर निर्माण की प्रमुख रूप से प्रमुख रूप से मंदिर निर्माण की प्रमुख रूप से तीन शैलियां, कितनी शैलियां है अपने मंदिर निर्माण की, वो अपन ध्यान रखनी है कि मंदिर निर्माण की तीन शैलियां हैं आपकी। अब वो तीन शैलियां हैं कौन सी? तो जब तीन शैलियों की आपकी बात आती है तो आप याद रखोगे, एक जैसे हम कहते हैं आपके नागर शैली। कौन सी शैली आपकी? तो नागर शैली, नागर शैली हो गई। दूसरी है आपकी द्रविड़ शैली। दूसरी शैली कौन सी है आपकी? द्रविड़ शैली। और तीसरी शैली कौन सी है? तो तीसरी शैली हो जाएगी आपकी बेसर शैली। बेसर शैली। तो पहले हमें परिचय में ये थोड़ी सी बातें याद रखनी होगी कि मंदिर निर्माण की प्रमुख कितनी शैलियां? तो तीन शैली। तीन शैलियां कौन कौन सी? तो नागर, द्रविड़ और आपकी बेसर शैली। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं इन शैलियों के ऊपर कि कौन सी शैली में कहां पर मंदिर बनाए जाते हैं, कैसे आपके मंदिर होते हैं। तो अगर मैं बात करना चाहूं आपकी नागर शैली, किसकी? आपकी नागर शैली की। नागर शैली। अब ये नागर शैली क्या होती? पहली बात, जब नागर शैली की बात की जाए ना, तो याद रखना कि उत्तरी भारत, जो आपका उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण करने की शैली का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी शैली है? नागर शैली। पहले तो माइंड में ये बात कर ली कि उत्तरी भारत में अधिकांशतः जो मंदिर बने हैं वो कौन सी शैली में बने हैं? नागर शैली। अच्छा गुरुजी, यह बात मान ली। फिर नागर शैली के मंदिर बनते कैसे? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप राजस्थान के हो, जैसे मैं चूरू का हूं, तारा नगर का हूं, वैसे थोड़ा सा आप माइंड में विचार करो कि अपना मंदिर किसा हुआ है। तो जी थे आंख मिचोगा तो अपना मंदिर में थर याद आओ कि गुरुजी नीचे एक चबूतरो, चबूतरे के ऊपर एक गर्भगृह बनेड़ो, गर्भगृह के चारों तरफ आपके परिक्रमा स्थल के लिए प्रदक्षिणा स्थल बना होता है, पर आपके गर्भगृह के गुंबद बना होता है। इस प्रकार का मंदिर बनता है, वो कौन सी शैली में बनता है? आपका नागर शैली में। या थोड़ो सो थे देखो, आपा मंदिर में जाए करा, आपा तारानगर आ रहे रामदेव जी मंदिर में जाओ, ऐसा आपका नीचे एक चबूतरा बना होता है। चबूतरे के ऊपर आपका इस प्रकार से एक गर्भगृह बना होता है।
रामदेव जी और मंदिर याद आ गयो, गर्भगृह है। और गर्भगृह के ऊपर आपका एक गुंबद बना होता है। और इस गर्भगृह के ये देखो चारों तरफ आपके परिक्रमा स्थल है, आपका प्रदक्षिणा स्थल बना हुआ। तो इस प्रकार का जो मंदिर होगा वो कौन सा मंदिर होगा, तो वो आपके नाम से लिख कि उत्तरी भारत में अधिकांशतः मंदिर किस शैली में बने, तो नागर शैली में। नागर शैली में मंदिर किस पे होगा, तो याद रखना नीचे एक चबूतरा बना है, चबूतरे के ऊपर आपका ये गर्भगृह बना है, गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा स्थल के लिए प्रदक्षिणा स्थल बना है, इस गर्भगृह के ऊपर आपका इस प्रकार से गुंबद बना है। इस प्रकार का जो मंदिर बनता है वो शैली कौन सी होती है आपकी, तो वो नागर शैली। तो इस नागर शैली में हमें क्या लिखना, क्या ध्यान रखना, याद रखना। पहली बात, उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत की मंदिर बनाने की, मंदिर बनाने की, उत्तरी भारत की मंदिर बनाने की शैली कौन सी है, तो सीधा याद रखना है हमें आपकी कौन सी, तो सर नागर शैली। दूसरी बात क्या याद रखनी, इसमें एक चबूतरा बना होता है, एक चबूतरा बना होता है, बना होता है। इस चबूतरे पर, इस चबूतरे पर गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है। गर्भगृह के चारों ओर, गर्भगृह के चारों ओर, गर्भगृह के चारों ओर, चारों ओर आपके, चारों ओर परिक्रमा स्थल, परिक्रमा स्थल अर्थात आपका प्रदक्षिणा, परिक्रमा स्थल बना होता है। वह गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह के गुंबद बना हो, गुंबद बना हो। इस प्रकार की जो शैली होगी वो कौन सी होगी, आपके नागर शैली। जैसे अभी हमने आपका पढ़ा है, ये देखो, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका चबूतरा हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका चबूतरा। इसके बाद में हमने देखा आपका गर्भगृह, तो ये आप क्या मान सकते हो, ये आपका गर्भगृह। गर्भगृह के बाद में हमने देखा कि गर्भगृह के ऊपर क्या बना है आपका, तो एक गुंबद बना, क्या बना हुआ है आपका, गुंबद। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये गुंबद है। ये गुंबद हो गया, ये गुंबद। अभी हमने पढ़ा कि इसके चारों तरफ आपके प्रदक्षिणा स्थल होता है। मैं इस कलर से लेता हूं आप, ये देखो, ये अपनो प्रदक्षिणा स्थल को मतलब है कि आप मंदिर के मूर्ति के बाहर कर फेरी कौन काटांगे, ये आपका फेरी। इस प्रकार का जो मंदिर बनेगा वो मंदिर कौन सा होगा, आपके नागर शैली। तो नागर शैली में सिर्फ हमें इतनी ही बातें आपकी याद रखनी। मंदिर कौन कौन से वो मैं अपने आप बता दूंगा, पर एक बार आप नागर शैली के बारे में इतनी बातें याद। उत्तरी भारत की मंदिर बनाने की शैली है, इसमें एक चबूतरा बना होता है, इस चबूतरे पर गर्भगृह होता है, गर्भगृह के चारों ओर आपका परिक्रमा स्थल जिसे प्रदक्षिणा बोलते हैं वो बना होता है, वह गर्भगृह के ऊपर क्या बना होता है, गुंबद बना हो। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीन ले लिया। अब देखो एक बात और यार, नोट कर लो
कि राजस्थान के अधिकांशतः मंदिर राजस्थान के अधिकांशतः अधिकांशतः मंदिर इसी शैली में बने इसी शैली में बने हुए इसी शैली में बने हुए। चलो आगे चल। इसके बाद में याद रखना कि जो नागर शैली है, आपकी जो नागर शैली है, नागर शैली जो आपकी नागर शैली है, ये नागर शैली आगे तीन भागों में। तो नागर शैली तीन भागों में विभाजित तीन भागों में विभाजित। कितने भागों में विभाजित है? तो नागर शैली आगे आपकी तीन भागों। वो तीन भाग है कौन से आपके? तो जब तीन भागों की बात आती है तो याद रखना, एक तो है आपकी पंचायतन शैली। कौन सी आपकी? पंचायतन। अच्छा गुरुजी, पंचायतन शैली का मतलब है क्या? पंचायतन का मतलब देखो, पंच, पंच का मतलब आपका पांच, कि इस शैली में पांच मूर्ति, चार अन्य मूर्तियां होती है और एक आपकी मुख्य मूर्ति। तो इस प्रकार की जो मूर्तियों वाला मंदिर बनेगा वो कौन सा होगा? आपका पंचायतन से। तो पंचायतन शैली में एक बात लिखो आप, इसमें चार मूर्तियां इसमें चार मूर्तियां अन्य तथा एक मूर्ति मुख्य। एक मूर्ति। तो पहली कौन सी आ गई आपकी? पंचायतन से। दूसरी मैं बात करना चाहूं तो दूसरी है आपकी एकायतन से। कौन सी शैली आपकी? एकायतन से। और एकायतन शैली में सीधा सा याद रखना है कि इसमें आपकी एक मूर्ति है, वही मंदिर। इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें एक मूर्ति इसमें एक मूर्ति होती। इसमें कितनी मूर्ति होती है? एक मूर्ति। पांच मूर्ति होगी वो तो कौन सी हो गई आपकी? तो पांच मूर्ति वाली तो पंचायतन शैली, और दो आपकी सीधा एक मूर्ति होगी तो वो कौन सी हो जाएगी? एकायतन। तीसरा भाग कौन सा रह गया? तो तीसरे उपशैली को मैं कह सकता हूं गुजर प्रतिहार शैली, या गुजर प्रतिहार शैली को ही कहा जाता है महामारू शैली। तीसरी शैली कौन सी आ जाएगी? तीसरी शैली गुजर प्रतिहार शैली। इस गुजर प्रतिहार शैली को ही क्या कहा जाता है? याद रखना, गुजर प्रतिहार शैली महामारू से महामारू शैली, गुजर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। तो ये आपकी मुख्य रूप से तीन शैलियां होगी। याद रखना है, पंचायतन शैली, एकायतन शैली और गुजर प्रतिहार या महामारू शैली। और गुजर प्रतिहार महामारू शैली के बारे में याद रखना, इस शैली में आपके अधिकांश तो क्या याद रखना, 8वीं से 12वीं सदी तक के 8वीं से 12वीं सदी तक के मंदिर इसी शैली में मंदिर इस शैली 8वीं से 12वीं सदी तक मंदिर की। अब जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तीनों के तीनों। आगे चले। एक आप और सुनते हो, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, भूमिज शैली। अब भूमिज शैली क्या होती है कि भूमिज शैली में आपका जो मंदिर का गुंबद है वो कई भागों में विभाजित हो। तो फिर सर हम गुंब आपके भूमिज शैली को कहां रखें?
तो भूमिज शैली के बारे में हमें नोट लगा के खास करके याद रखना है कि जो गुजर प्रतिहार शैली या जो महामारू शैली है, इसकी जो नवीनतम शैली है वो आपकी भूमिज शैली कि गुजर प्रतिहार या महामारू शैली की नवीनतम मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है, तो वो भूमिज शैली है। और इस भूमिज शैली में मंदिर का जो गुंबद होता है वो कई भागों में खंडित, या आपका खंडित तो नहीं बोल सकते, कई भागों में विभाजित होता है। जैसे किराड़ू का शिव मंदिर है, उदयपुर का आपके जगत अंबिका मंदिर है, इसके अलावा आपके दधिमती माता का मंदिर, तो वो सारे के सारे मंदिर आपके इसी शैली में बने हुए। तो इसके नीचे आप नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के हमें क्या लिखना है कि महामारू शैली की महामारू शैली की नवीनतम शैली, महामारू शैली की नवीनतम शैली भूमिज शैली कहलाती, भूमिज शैली कहलाती, भूमिज शैली। इसमें इसमें मंदिर का गुंबद, इसमें मंदिर का गुंबद, इसमें मंदिर का गुंबद कई भागों में विभाजित हो, कई भागों में विभाजित हो। कई भागों में क्या होता है आपका, तो विभाजित हो, विभाजित हो। ये आपके महामारू शैली की नवीनतम शैली है, जो आपकी भूमिज शैली। इसके हम उदाहरण देखें कि इसके क्या उदाहरण है, तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो याद रखना आप, जैसे आपका किराड़ू का शिव मंदिर, किराड़ू का शिव मंदिर, इसके अलावा आपके तो जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर के अलावा आपका तीसरा मंदिर लिख सकते हो आप, दधिमती माता का मंदिर, दधिमती माता का मंदिर। तो यहां पर पूरी होती है दोस्तों आपकी नागर शैली। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, दोबारा देखो एक बार, फिर आगे चलते कि राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़ रहे हैं। मंदिरों में सबसे पहले हमने देखा कि मंदिर निर्माण की प्रमुख कितनी शैली है आपकी, तीन शैली। तीन शैली कौन सी, तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। फिर इनमें हम सीधा सा देखते हैं कि नागर शैली, तो नागर शैली के बारे में हमने देखा कि ये उत्तर भारत के मंदिर बनाने की, इस पर क्या होता है, तो एक चबूतरा बना होता है। चबूतरे पर क्या बना होता है, तो चबूतरे पर गर्भगृह बना होता है। गर्भगृह के चारों तरफ क्या होता है, तो परिक्रमा स्थल होता है, जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। और गर्भगृह के ऊपर क्या बना होता है, तो गुंबद बना होता है। और राजस्थान के अधिकांशतः मंदिर किस शैली में बने हुए, तो नागर शैली। ये हमने आपका एक मंदिर का स्ट्रक्चर। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो नागर शैली है वो भी कितने भागों में बंटी हुई है, तो नागर शैली भी आपकी तीन भागों में बंटी हुई। तीन भाग कौन कौन से, तो पंचायतन शैली, एकायतन शैली, गुजर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। पंचायतन शैली, इसमें आपकी चार अन्य मूर्तियां तथा एक मुख्य मूर्ति। एकायतन शैली में एक ही मूर्ति होती। गुजर प्रतिहार या महामारू शैली, तो राजस्थान में 8वीं से 12वीं सदी के जो मंदिर बने हैं वो शैली कौन सी है आपकी, तो वो गुजर प्रतिहार शैली। इसके अलावा जो गुजर प्रतिहार या महामारू शैली है, इसकी जो नवीनतम शैली है, इसकी जो आपके नवीनतम शैली है वो क्या कहलाती है, तो वो आपके भूमिज शैली का। और भूमिज शैली में जो मंदिर का गुंबद है वो कई भागों में क्या होता है आपका, विभाजित होता है। फिर इसके हमने उदाहरण देखे, तो जैसे आपके किराड़ू का शिव मंदिर है, जगत अंबिका मंदिर है, आपका दधिमती माता मंदिर है। अब हम चलते हैं मंदिर निर्माण की दूसरी शैली। अगर हम मंदिर निर्माण की दूसरी शैली की बात करते हैं तो दूसरी शैली है आपकी द्रविड़ शैली।
दूसरी शैली कौन सी आ गई आपकी? द्रविड़। इस कई बार आपकी इस द्रविड़ शैली से भी आपका मंदिर। अब द्रविड़ शैली क्या है, पहले इस बात को समझो। तो द्रविड़ शैली के बारे में याद रखना, यह शैली मुख्यतः दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की, जो दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण करने की प्रमुख शैली है, वो कौन सी है? द्रविड़ शैली। फिर सर इसमें क्या होता है? तो इसमें याद रखना, मंदिर के जो नीचे का भाग होता है वो आपका वर्गाकार होता, वर्गाकार के ऊपर आपका गुंबद बना होता, और गुंबद के ऊपर जो आपका भाग होता है वो आपके कई पिरामिड के रूप में। तो नीचे का भाग कौन सा? तो वर्गाकार, वर्गाकार के ऊपर आपका गुंबद बना होगा, गुंबद के ऊपर आपके पिरामिड जैसी स्थिति पाई जाएगी। अगर ऐसा आप कोई मंदिर देखते हो तो तुरंत दिमाग में विचार लगाना कि ये मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है? तो द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली कहां की मुख्य शैली है? तो आपके दक्षिण भारत की मुख्य शैली है। इसमें हम 5-4 बात आपकी नोट डाउन करते हैं। तो पहले क्या लिखना है आपको? यह शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है, पहली बात। दूसरी, इस शैली में इस शैली में इस शैली में मंदिर निर्माण में नीचे का भाग वर्गाकार होता है, इसके ऊपर गुंबद बना होता है, इसके ऊपर गुंबद बना होता है, तथा गुंबद के ऊपर हाँ गुंबद के ऊपर पिरामिड जैसी आकृति पिरामिड जैसी आकृति बस इतनी बात हमें याद रखनी है। कहाँ की शैली? दक्षिण भारत की शैली या द्रविड़ से। कितनी चीजें याद रखनी है कि शैली मुख्य रूप से कहाँ की है आपके? तो मुख्य रूप से आपके दक्षिण भारत की। इस शैली में मंदिर निर्माण में जो नीचे का भाग होगा वो कैसा होगा आपका? वो याद रखना वर्गाकार होगा। इस वर्गाकार के ऊपर क्या बना होगा? तो आपका गुंबद बना होगा। और गुंबद के ऊपर आपको कैसी आकृति मिलेगी? तो आपको पिरामिड जैसी आकृति मिलेगी। जैसे अगर आप मंदिर बनाना देखना चाहो तो देखो एक बार कि इस प्रकार नीचे कोई आपका वर्गाकार जैसी कोई स्थिति, वर्गाकार। एक मैं सीधा सा आपका स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा हमें पेपर में आपका समझने में अगर विशेषता पूछ ली, इसके ऊपर आपके पद बना हो, इसके ऊपर इस प्रकार से आपका गुंबद बना, आप गुंबद मान सकते। इस गुंबद के ऊपर आप पिरामिड जैसी आकृति मान सकते हो, इस प्रकार पिरामिड जैसी आकृति मान सकते। इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं उनकी वो कौन से आकृति के? तो हमें द्रविड़ से लेके या द्रविड़ शैली की मुख्यता आपकी यही विशेषता होती। अगर मैं इसे थोड़ा सा और आपको
बताना चाहूँ तो आप ये मान लो, यहाँ ग्रह मान सकते हैं आपका ग्रह तो होता है। गर्भगृह के अंदर ये आप प्रदक्षिणा स्थल मान सकते हैं, प्रवेश द्वार मान सकते। तो इस प्रकार का जो मंदिर बना है वो कौन सी शैली का मंदिर है? तो वो आपके अगर आपके से कौन सी शैली हो जाएगी? आपकी द्रविड़ शैली। अब देखो, इस शैली से कई बार ऐसे सवाल तो नहीं आया है, पर इस शैली से एक सवाल कई बार आया है कि द्रविड़ शैली के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहला। कई बार पेपरों में पूछा, तो हमें याद रखना है कि जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता। क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता। तो नीचे नोट करके आप खास करके लिखो, क्या लिखोगे? नोट करके लिखो आप, इस शैली के इस शैली के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। ये खास करके नाम याद रखना, गोपुरम कहलाता, गोपुरम कहलाता। कि द्रविड़ शैली का जो मंदिर है, द्रविड़ शैली के मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो हमें याद रखना है, क्या कहलाएगा आपका? तो गोपुरम कह। जल्दी से आप इसका स्क्रीन। इसके बाद में मैं आगे चलता हूं। याद रखना, ये दक्षिण भारत की शैली है, पर राजस्थान में द्रविड़ शैली का बना प्रथम मंदिर कौन सा? तो राजस्थान में द्रविड़ शैली का जो प्रथम मंदिर बना था वो आपका चोपड़ा मंदिर है, और चोपड़ा मंदिर कहां पर है? आपका धौलपुर में। तो हमें इस बात को भी एक ही याद रख कि राजस्थान में द्रविड़ शैली का, राजस्थान में द्रविड़ शैली का, राजस्थान में द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर, प्रथम मंदिर चोपड़ा मंदिर। चोपड़ा मंदिर कहां पर है? चोपड़ा मंदिर, चोपड़ा मंदिर है, चोपड़ा मंदिर आप याद रखना धौल। इसके अलावा अन्य कोई उदाहरण? तो अन्य आप एक उदाहरण और याद रख लेना, और तो मैं बताऊंगा ही आगे। एक अभी यहां पर आप याद रख सकते हो, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो आपका तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये तिरुपति बालाजी मंदिर, ये भी आपका इसी का उदाहरण है, द्रविड़ शैली का। जल्दी से इसका स्क्रीन तो फिर आगे चल। आगे चले। अब देखो, तीसरी शैली कौन सी बच गई हमारी? बेसर शैली। उत्तरी भारत नागर शैली, दक्षिणी भारत द्रविड़ शैली। तो बेसर, आपकी बेसर शैली को मैं कहां पर ऐड? तो याद रखना, जो मध्य भारत है आपका, या तो मान सकते हो कि मध्य भारत की मंदिर निर्माण शैली, या फिर आपके नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का जो मिश्रित रूप है वो मिश्रित रूप आपका क्या कहलाता है? बेसर शैली का। जैसे चालुक्यों ने मंदिर बने हैं कर्नाटक वगैरह में, तो इन दोनों शैली का जो मिश्रण रूप है वो मिश्रण रूप कौन सा कहलाता है? तो वो आपका बेसर शैली। तीसरा लिखो आप, तीसरी शैली आप बेसर शैली। इसकी मैं बात करता हूं आप, क्या याद रखना है हमें? नागर शैली, नागर शैली व नागर शैली व द्रविड़ शैली का, नागर शैली द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप। इन दोनों शैलियों का जो मिश्रित रूप है, वो मिश्रित रूप क्या कहलाता है?
वो मिश्रित रूप आपका बेसर शैली। और बेसर शैली का अगर हमें उदाहरण पूछा जाए कि बेसर शैली का उदाहरण क्या है, तो उदाहरण में आप याद रखोगे चालुक्यों के मंदिर। किसके मंदिर आपके? चालुक्यों के चालुक्यों के चालुक्य के जो अधिकांशतः मंदिर है, चालुक्य के आपके अधिकांशतः मंदिर याद रखना है बेसर शैली। तो यहां पर हमारी मंदिर निर्माण की तीनों शैलियां पूरी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इसका जल्दी से आप स्क्रीन। अब देखो, क्या अभी मंदिर पढ़ने स्टार्ट कर दें? नहीं, पहले हमें थोड़ा सा मंदिरों का विकास का कालक्रम और मंदिरों के विकास का कालक्रम आगे आप हेडिंग लगाओ। मंदिरों के विकास का कालक्रम कालक्रम मंदिरों के विकास का कालक्रम के बारे में भी थोड़ा सा आपका ध्यान, जिसमें मैं पहला आपको बताता हूं तो याद रखोगे मौर्यकालीन मंदिर। मौर्यकालीन मौर्य काल के आसपास जो मंदिर बने हैं के बारे में। अगर मौर्यकालीन मंदिर की हम बात करें तो राजस्थान में मुख्यतः 3 या 4 जगहों को आपका ध्यान रखें। जैसे एक तो आपका नगरी, और नगरी कहां पर है आपके? चित्तौड़। वहां से जो वैष्णव मंदिर के अवशेष मिले हैं वो मौर्यकालीन मान। इसके अलावा नोह, नोह आपका भरतपुर में, जहां से आपके जाख बाबा की सूंकालीन प्रतिमा के इसके अलावा आपका नांद है, नांद से गजमुखी यक्ष की प्रतिमा। बेराट है जो कोटपुतली बहरोड में आता है, वहां से आपके बौद्ध मंदिर, जिसे हम गोल मंदिर कहते हैं, वो सारे के सारे कौन से विकास के कालक्रम में आते हैं? तो वो सारे के सारे मौर्यकालीन विकास के क्रम में आते हैं। तो इनके बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? एक तो आप याद रखो नगरी, नगरी चितौड़, ये तो हमने मेवाड़ में अच्छी तरीके पढ़ा है। नगरी चितौड़, वैष्णो मंदिर, वैष्णो मंदिर, वैष्णो मंदिर। नगरी चित्तौड़ से कौन से साक्ष्य आपके? तो वैष्णो मंदिर के साक्ष्य मिले, जो मौर्यकालीन मंदिर के विकास के कालक्रम का प्रमाण देते। दूसरा अगर हम बात करें तो नोह, ये हम सभ्यता में अच्छी तरीके से पढ़ा था, भरतपुर में आपका। और नोह में हमें याद रखना है, नोह से हमें क्या मिली है? तो एक सूंकालीन प्रतिमा मिली है जाख बाबा की। तो जाख बाबा, जाख बाबा सूंकालीन, सूंकालीन प्रतिमा के अवशेष, अवशेष तो नहीं लिखो, आप लिखो प्रतिमा के साक्ष्य, प्रतिमा साक्ष्य आप, यहां से जाख बाबा की प्रतिमा। तीसरा मैं लिखता हूं तो नांद, और नांद के बारे में हमें याद रखना है आपके, यहां से क्या मिली? तो गजमुखी, गजमुखी यक्ष प्रतिमा के साक्ष्य। कैसी प्रतिमा आपके? तो गजमुखी। ये मंदिरों का विकास का कालक्रम चल रहा है, सीधा सा आपको प्रश्न आएगा कि इनमें से मौर्यकालीन मंदिर के साक्ष्य नहीं है। उनमें जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि नगरी चित्तौड़ वाला वैष्णो मंदिर मौर्यकालीन है, नो भरतपुर वाला जाख बाबा की जो सूंकालीन प्रतिमा है वो भी मौर्यकालीन है, नांद से जो गजमुखी यक्ष की प्रतिमा मिली है वो भी मौर्यकालीन है, और बेराट से जो गोल मंदिर के साक्ष्य मिले वो भी किसके हैं आपके? तो मौर्य का। चौथा लिखो आप बेराट, और बेराट खास करके याद रखना क्योंकि पहले जयपुर में और वर्तमान में आपका तो कोटपुतली बहरोड पे। यहां से क्या मिले? तो बौद्ध मंदिर, से आप बौद्ध मंदिर भी बोल सकते हो, और इसी बौद्ध मंदिर को हम आपके गोल मंदिर, बौद्ध मंदिर या गोल मंदिर।
तो ये चारों के चारों आपके मौर्यकालीन मंदिर विकास कालक्रम में आते हैं। इनका जल्दी से स्क्रीन या। और एक बात और याद रखना, जो मौर्यकालीन मंदिर को विकास कालक्रम लिखा है, इसमें हमने ये तो लिखा ही नहीं 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी। मौर्यकालीन मंदिर के बाद में मैं लेता हूं गुप्तकालीन मंदिर। कौन से? गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर की हम बात करें तो पहले तो आप याद रखोगे कि गुप्तकालीन मंदिरों का कालक्रम कब से कब तक है, तो 300 ईस्वी से लेकर और आपके 700 ईस्वी। 700 ईस्वी मतलब तीसरी शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी। इसमें हमें दो तीन मंदिरों के बारे में राजस्थान का खास करके याद रखना, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोटा का कणसवा का शिव मंदिर, कोटा का चार चौमा शिव मंदिर आपका, इसके अलावा झालावाड़ का शीतलेश्वर मंदिर। तो ये सारे मंदिर कौन से काल के माने गए हैं, तो ये राजस्थान में आपके गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष या गुप्तकालीन मंदिरों से माने गए। तो जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा आपका कणसवा का शिव मंदिर, कणसवा का शिव मंदिर, कणसवा का शिव मंदिर। ये कहां पर है, तो कोटा में है आपका। दूसरा, दूसरा है चार चौमा शिव मंदिर, चार चौमा शिव मंदिर, चार चौमा शिव मंदिर। चार चौमा शिव मंदिर भी कहां पर पड़ेगा, तो ये भी आपके कोटा में पड़े। तीसरा आपका, तीसरा है याद रखना शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। और शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर पड़ता है, तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है आपका झालावाड़। अब जैसे आपके सवाल आ गया कि निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, कणसवा का शिव मंदिर, चारचोमा का शिव मंदिर, शीतलेश्वर का महामंदिर, और एक आपको दे दे आपका मौर्य काल कि कोटा आपके जैसे मौर्य काल में अभी आपने पढ़ा था कि आपके वैष्णो मंदिर दे दे या फिर जोक बाबा दे दे, तो ये हमें पता होना चाहिए गुप्तकालीन मंदिर। तीसरे की मैं बात करता हूं और आगे विकास काल क्रम में पढ़ता हूं, तो आगे है आपका प्रतिहार कालीन मंदिर, प्रति प्रतिहार कालीन मंदिर, प्रतिहार कालीन, जिसे आप महामारू शैली के मंदिर बोल, प्रतिहार कालीन मंदिर। और प्रतिहार कालीन मंदिरों का विकास के कालक्रम में टाइम पीरियड रहेगा आपके 8वीं सदी से लेके 12वीं सदी, 8वीं सदी से 12वीं सदी तक। अब जब हम गुजर प्रतिहार पढ़ रहे थे तो आपको याद है तो कि राजस्थान में गुजर प्रतिहार या राजस्थान में गुजर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो थोड़ा सा अगर आपको याद है कि गुजर प्रतिहारों की स्थापत्य कला का जो आपका प्रमुख केंद्र था वो आपका ओसिया था, क्योंकि ओसिया को हमने राजस्थान का क्या कहा था, भुवनेश्वर कहा। ओसिया में जो वत्सराज ने आपका सूर्य मंदिर बनाया था उसे आपके कोणार्क का मंदिर कहा था, उसे आपका ब्लैक पेगोडा कहा था। तो हमें याद रखना है कि अधिकांश मंदिर आपके ओसिया के मंदिर, ओसिया के मंदिर, ओसिया के मंदिर। तो यहां पर आपका विकास कालक्रम की बात आती है। तो विकास कालक्रम में हमने आपकी तीन चीजें देखी है कि सबसे पहले जो मंदिरों का विकास कालक्रम शुरू किया मौर्यकालीन मंदिर 300 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक। इसके बाद में हमने पढ़े आपके गुप्तकालीन मंदिर की राजस्थान में कौन कौन से गुप्तकालीन मंदिर है, और इसके बाद में हमने पढ़े प्रतिहार कालीन मंदिर। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान के एक एक मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले मंदिर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा
कि जैसे राजस्थान में ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर, राजस्थान में एकमात्र मंदिर कौन, राजस्थान में शिव मंदिर कौन कौन, राजस्थान में जैन मंदिर कौन, राजस्थान में हनुमान मंदिर प्रमुख कौन से है, राजस्थान में आपके अन्य भी जैसे मंदिर, पहले जो आपके क्रम से सीक्वेंस से आपको याद रखे, तो आगे आप हेडिंग लगाओ राजस्थान में प्रमुख, राजस्थान में प्रमुख ब्रह्मा मंदिर, राजस्थान में प्रमुख ब्रह्मा मंदिर। अब जब राजस्थान में प्रमुख ब्रह्मा मंदिरों की बात आती है तो हमें पता है कि राजस्थान में प्रमुख ब्रह्मा मंदिर आपके 3 है। कितने हैं आपके? 3 है। 3 कहां कहां पर है? तो आपके पुष्कर में है, आसोत्रा में है और छींच में है। 3 प्रमुख। 3 कौन कौन से? तो पहले लिखो आप, प्रमुख 3 मंदिर। राजस्थान में प्रमुख कितने मंदिर है? तो 3 मंदिर। अब 3 कौन कौन से है? तो जैसे एक आपका पुष्कर में है, दूसरा आपका आसोत्रा में है। यहां से सवाल बनने की संभावना, क्यों? क्योंकि हमको पता है आसोत्रा पहले बाड़मेर में आता था, पर अभी वर्तमान में कहां पर चला गया? तो बालोत्रा में चला, बालोत्रा में आप, बालोत्रा। और तीसरा मंदिर कहां पर है? तो तीसरा मंदिर है आपका छींच, और छींच कहां पर है? आपके बांसवाड़ा में। कहां पर है? आपके बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान में प्रमुख कैसे मंदिर हो गए? आपके ब्रह्मा मंदिर। अब इन मंदिरों के बारे में मैं बात करूं कि इन मंदिरों की विशेषता क्या है। जैसे आपका पुष्कर वाला ब्रह्मा मंदिर, तो पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की एक विशेषता हो गई कि भारत में सबसे प्राचीनतम आपका ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? तो पुष्कर में बना हुआ। इस ब्रह्मा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण के बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण करवाया। पर कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक निर्माता कौन कहलाता? तो आधुनिक निर्माता की बात आती है तो आपके गोकुल चंद कहलाते। तो इस मंदिर के बारे में हमें क्या विशेषता याद रखनी है? भारत का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर, सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर। कि भारत का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर कौन सा है? तो पुष्कर वाला है। दूसरी बात में, इसके निर्माणकर्ता कौन है? जब निर्माणकर्ता की बात आएगी तो याद रखना है शंकराचार्य, शंकराचार्य। निर्माणकर्ता शंकराचार्य की बात आती है तो बाद में आपकी बात आएगी आधुनिक निर्माणकर्ता, आधुनिक निर्माण। जब आधुनिक निर्माणकर्ता की बात आए तो याद रखना है गोकुल चंद पारिक। कौन हो जाएगी आपके? तो गोकुल चंद पारिक, गोकुल चंद पारिक। पहला मंदिर यहां पर आपका कंप्लीट होता है। दूसरे मंदिर की हम बात करें, आसोत्रा, जो आपके बालोत्रा में चला गया, इस मंदिर की क्या विशेषता? तो इस मंदिर में एक तो में याद रखना है ब्रह्मा जी के साथ साथ आपके सावित्री देवी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसके अलावा इसका जो निर्माण करता है वो खेतराम जी महाराज कहलाते। क्या याद रखना है कि इस मंदिर में क्योंकि ब्रह्मा जी के अकेले की पूजा होती है, पुष्कर वाले में ब्रह्मा जी अकेले की पूजा होती है, क्योंकि जो सावित्री देवी का मंदिर है वो तो आपके रत्नेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है अलग से। पर आसोत्रा वाला एक ऐसा मंदिर है जिसमें ब्रह्मा जी के साथ साथ सावित्री देवी की प्रतिमा लगी हुई है। तो इस मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ साथ, ब्रह्मा जी के साथ साथ सावित्री देवी की, सावित्री देवी की पूजा की जाती, पूजा की जाती।
तो ब्रह्मा जी के साथ साथ किसकी पूजा की जाती है? तो सावित्री देवी जी की पूजा की जाती है। इसका निर्माणकर्ता पूछ लिया जाए, किसका निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माणकर्ता है खेतराम जी महाराज। खेतराम जी महाराजा। अब बचा आपका तीसरा मंदिर छींच बांसवाड़ा वाला। इसमें हमें एक ही बात याद रखनी है छींच बांसवाड़ा वाले मंदिर कि इस मंदिर में वर्मा जी की आदम कद की मूर्ति लगी हुई। सीधा सा सवाल आ जाए कि राजस्थान के किस मंदिर में वर्मा जी की आदम कद मूर्ति लगी हुई है? तो आदम कद मूर्ति कौन से मंदिर में लगी हुई है? तो छींच बांसवाड़ा वाले। तो इसमें हमें बस एक ही बात ये याद रखनी कि इस मंदिर में वर्मा जी की आदम कद की मूर्ति लगी हुई लगी हुई। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत। आगे का जो अध्याय है आपका मंदिर और बहुत सारे बचे हुए वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।